हरियाणा के तमाम सांसदों की बात की जाए या फिर देश के सांसदों की बात की जाए, एक युवा सांसद कार्तिकेय शर्मा हैं जो लगातार कहीं ना कहीं एक्टिव नजर आते हैं राज्यसभा में भी और हरियाणा में भी अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभा रहे हैं। कार्तिकेय शर्मा जी हमारे साथ हैं। एमपी साहब, स्वागत है आपका जी मीडिया पे। ये मैंने शब्द इसलिए इंट्रोड्यूस किया अपने जनता के सामने, जो आपकी जनता है और हमारी ऑडियंस है, कि कहीं ना कहीं आप एक्टिव नज़र आते हैं। हमने देखा पीठासीन बने और यंगेस्ट एमपी हैं जो कि चेयर करते नजर आए। पहला ही आपका टर्म था राज्यसभा का। वहीं से शुरू करूंगा और फिर आपकी इजाज़त के हरियाणा को लेकर करने। देखिए, मुझे लगता है कि जो एक नेता का या एक जनसेवक का दायित्व है वो ये होता है कि किसी भी तरीके से आप लोगों की आवाज़ उठाएं सदन के अंदर, और उसी श्रृंखला में मुझे सदन का संचालन करने को मिला। और माननीय उपराष्ट्रपति जी ने इस बार जो वाइस चेयरमैन का जो कॉन्स्टिट्यूट किया पैनल, उसमें मेरा नाम भी था और मुझे पहली बार सदन का जब संचालन करने का मौका मिला तो एक ही अलग ही फीलिंग थी, अलग एक मौका था जब आप पूरे एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, एक सेंस ऑफ सीरियसनेस के साथ आपको ऐसा लगता है कि सीखने का मौका मिलता है एक यंग एमपी के तौर पर, एक नए एमपी के तौर पर भी, कि किस तरीके की टेक्निकल चीज़ें होती हैं जिसको सदन को चलाने में जिनकी जानकारी होनी चाहिए, और सदन को चलाने का मतलब क्या है, औचित्य क्या है। तो ये सब चीज़ें हमें कम उम्र में इसका अनुभव मिला है, इसके लिए मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। और उसका फ़ायदा उठाकर एक सीरियस पार्लियामेंटेरियन की तरह, एक सांसद की तरह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज करने में मुझे बहुत फ़ायदा मिला। दो सवाल हैं। सीरियस पॉलिटिशियन की तरह आपने कहा, आपकी अटेंडेंस का जिक्र मैं कर रहा था आपकी टीम के साथ, तो मेरे ख्याल से 87-90 के आसपास वो है। इस सवाल का जवाब आपसे चाहूँगा। फिर एक और सवाल है कि आपके जब मैं सोशल पेजेस पे जाता हूँ तो लगभग वो तमाम सवाल कहीं ना कहीं नज़र आते हैं मुझे। देखिए, हमारा एक, चाहे राज्यसभा या लोकसभा के सांसद हों, हमारी प्राथमिक जिम्मेवारी हमारे लोगों के प्रति होती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, हमारे स्टेट के लोगों के प्रति होती है। हमारा मुख्य उद्देश्य उनकी चिंता करना है, और अगर हम उनके सवाल ना पूछें और पूछें तो उन तक ना जानकारी पहुंचे तो हमारा संसद में होना व्यर्थ है, ऐसा मेरा मानना है। मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूँगा कि जब मैं पहली बार सांसद बना तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ लोगों को, एमपीज़ को घर पे बुलाया था, तो उन्होंने एक बात कही जो मेरे जहन में घर कर गई और हमेशा रही। उन्होंने कहा था कि जब हम लोग कार्यकर्ता थे, जब वह कार्यकर्ता थे, तब वे सोचते थे कि अगर हम एमएलए एमपी बनने का मौका मिलेगा तो हम उस पर बहुत ज़ोर से काम करेंगे, मेहनत से काम करेंगे, और जब लोग बन जाते हैं तो फिर वो उसको सीरियसली नहीं लेते हैं और अपनी जिम्मेवारी को सीरियसली नहीं लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए और उनको बहुत मेहनत और शिद्दत से काम करना चाहिए कि लोगों की आस्था उनसे जुड़ी हुई है। तो वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में घर कर गई और वो बात मेरे जहन में रह गई। इसलिए वो अटेंडेंस में भी नज़र आ रही है और जो सवाल पूछ रहे हैं उसमें भी नज़र आ रही है। बिल्कुल, अगर जो भी करें अच्छे से करें। अगर मैं व्यवसाय का काम करता था इससे पहले तो अच्छे से करता था, मैं अगर ये कर रहा हूँ, ये नया रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसको भी बाखूबी अच्छे से निभाया जाएगा। अटेंडेंस कितनी? मेरी 90% से ज़्यादा अटेंडेंस है इस वक्त। अच्छे मार्क्स आ रहे हैं अटेंडेंस में। और जो सवाल मैं पूछ रहा था कि आपके जो फेसबुक पे करीब करीब सारे सवाल आप डालते हैं जो उठाते हैं राज्यसभा में? जी, मैं अब तक लगभग 116 सवाल पूछ चुका हूँ। और जब मैं सांसद बना उससे पहले मैं सोशल मीडिया पे नहीं था, पर सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा माध्यम है लोगों से संपर्क में रहने का, उनसे जानकारी लेने का और जानकारी देने का भी। तो मैंने कोशिश की, अपनी तरफ से एक पहल की कि मैंने जितने भी सवाल आज तक सरकार से पूछे हैं संसद में, मैंने सारे के सारे अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डाल दिए हैं। अब तक मैं 116 सवाल पूछ चुका हूँ जब से मैं सांसद बना, मौजूद हैं और सारे के सारे मौजूद हैं। मुझे लगता है कि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी वो हैंड इन हैंड, दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है पब्लिक लाइफ के अंदर, और हमें ट्रांसपेरेंसी भी रखनी चाहिए और साथ साथ अकाउंटेबिलिटी भी रखनी चाहिए, ताकि लोगों को पता हो कि हम उनकी चिंता कैसे कर रहे हैं, उनके बारे में उनसे जुड़े हुए जो सवाल हैं, मुद्दे हैं, वो सदन के पटल पे किस तरह से उठा रहे हैं और सरकार से क्या चीज़ें पूछ रहे हैं, खास चाहे वो हरियाणा के विषय हों, चाहे वो देश के विषय हों। हरियाणा पे आना चाह रहा था। एक जिम्मेवारी जब राज्यसभा का सेशन होता है, उपसभापति के तौर पर, पीठासीन के तौर पर हमने देख ली, आपके सवाल देख लिए, लेकिन हरियाणा में भी जो रोल है, मुझे पृथला याद आता है, मुझे इंद्री और उसके आसपास का कुरुक्षेत्र का एरिया याद आता है, वो पूरे तो मुझे याद नहीं है, लेकिन कई जगह, सोनीपत में कल परसों एक मीटिंग थी। तो कहीं ना कहीं हरियाणा के होने के नाते आप एक निर्दलीय सपोर्टेड बाय बीजेपी सांसद तो बने, लेकिन उसके बाद जो हरियाणा में रोल नज़र आया, खासतौर से जनसंवाद है, करीब करीब मुझे लगता है 15 से 20 जनसंवाद भी आपने की, वो रिस्पॉन्स कैसा रहा?
बहुत बढ़िया रहा। देखिए, मुझे मौका मिला जनसंवाद के कार्यक्रम द्वारा लोगों तक बात करने का, लोगों तक पहुंचने का, उनकी दिक्कत समस्याएं समझने का, और मैं इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी पहल थी जहां पहली बार सरकार लोगों के बीच में गई और उनकी चिंता की, उनकी समस्या समझने की कोशिश की, और वहीं पर समस्या का समाधान मौके पर, स्पॉट पर करने की का प्रयास था सरकार द्वारा। और जितने भी जनप्रतिनिधि थे, चाहे मैं था चाहे बाकी लोग थे, सबको यही माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश थे कि आप लोगों के बीच में जाइए और उनकी चिंता करिए, उनके बीच में जाकर, चाहे वहाँ जो लोग, जिनको जो भी दिक्कत समस्या हो, चाहे वो किसी भी विषय से रही हो, चाहे वो नाली, सड़क समस्या, बिजली की भी रही हो, कोई भी विषय ऐसा रहा हो जो मूलभूत सुविधाएं रहती हैं, तो पहली बार एक सरकार का प्रयास था कि लोगों के बीच में जाकर उनकी चिंता करें। मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, मुझे बहुत अनुभव मिला इन कार्यक्रमों में जाकर। मैं लगभग 25 से 30 ऐसे कार्यक्रमों में जा पाया हूँ पिछले 3 महीने के अंदर, और मुझे लोगों के 25 से 30 कह रहे हैं तो 25 से 30 विधानसभा कह सकते हैं जी, 25 से 30 विधानसभा घूमने का मुझे मौका मिला, और अलग अलग क्षेत्रों में पूरे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ऑल ओवर हरियाणा जाने का मौका मिला। और मुझे ऐसा लगा कि सरकार ने जो काम किए हैं, सरकार की जो नीतियां हैं, उसका लाभ लोगों तक मिल रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है। मैं आयुष्मान कार्ड की बात करूं, पर तो चिरायु योजना हरियाणा में कहा जाता है उसको, तो लगभग 60 से 65% लोगों तक इसका फ़ायदा गांव में मिल रहा है। ये बड़ी उपलब्धि है। ऐसी तरीके से और बहुत सारी उपलब्धियां हैं सरकार की जो लोगों तक पहुंच रही हैं, क्योंकि सरकार की सोच है कि पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक लाभ पहुंचना चाहिए, और उसी सोच के तहत ये जनसंवाद कार्यक्रम हुए। वे नेताओं के लिए भी अच्छा था, अधिकारियों के लिए भी अच्छा था, उनको भी अपनी समस्या रखने का मौका मिला, और सबसे अच्छा जनता के लिए था कि उनको लोगों से सीधा उन लोगों से बात करने का मौका मिला जो लोग उनका लिए काम कर सकते हैं, उनके लिए चिंता कर सकते हैं, और जिनके उनसे मिलने का मौका नहीं मिलता। सरकार का संवाद हो गया, जनता का संवाद हो गया, लेकिन एक संवाद विपक्ष का भी करना होगा। विपक्ष ने एक बड़ी बात चला दी है हरियाणा में कि अगर 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हुड्डा साहब कहते हैं, नेता प्रतिपक्ष, की 4 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, जिसमें से एक ब्राह्मण चेहरा भी होगा, एक दलित वर्ग से होगा, और इस तरह से उन्होंने वर्ग करते करते कहीं ना कहीं काटर कर दिया है। पहले इस चीज़ को क्रिटिसाइज किया जाता था, लेकिन अभी 3 राज्यों के नतीजे आए बीजेपी के, वहाँ भी 2 मुख्यमंत्री देने का वादा किया। अब इस चीज़ से मौजूदा सत्ताधारी जो पार्टी है कैसे निपटेगी? देखिए, मेरा मानना है कि जाति के आधार पर राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को खासकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जाति विशेष के ऊपर ये कहना कि इस जाति का मुख्यमंत्री बनेगा, इस जाति का उप मुख्यमंत्री बनेगा, यानी कि आपने बांट कर दी है, पहले ही फैसला कर दिया कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन उप मुख्यमंत्री करेगा। ये फैसला तो लोग करते हैं, ये जनता का आदेश होता है जब हम चुनाव में जाते हैं, और हर एक पार्टी की अपनी प्रक्रिया होती है। तो ये कहना कि एक ही जाति विशेष का मुख्यमंत्री बनेगा या एक ही जाति विशेष का उप मुख्यमंत्री बनेगा या वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, ये कहना गलत है, ये सोच गलत है, और इसकी निंदा होनी चाहिए। काट कैसे निकालेगी सत्ताधारी पार्टी इसका? देखिए, मुझे नहीं लगता कि सत्ताधारी पार्टी को जाति के आधार के ऊपर कुछ अपना कार्ड खेलने की ज़रूरत है। एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, आपने हाल ही के चुनावों के अंदर भी देखा कि वो सबको साथ लेके चलती है और सबको साथ विकास भी करती है। तो जो उचित होगा समय, उस टाइम पे फैसला होगा, और मेरे को नहीं लगता कि हरियाणा के अंदर ये मुद्दा प्रचंड तौर पे आना चाहिए। हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए जाति के आधार पर। एक आखिरी सवाल लेता हूँ कार्तिक जी, ये सवाल थोड़ा सा टेढ़ा है। टेढ़ा इसलिए है कि जहाँ तक मुझे हरियाणा की समझ है, जब मैं कवर करता हूँ, आप सांसद बने, बीजेपी ने खुल के समर्थन दिया, इंडियन नेशनल लोकदल का भी एक टिकट मिला, एक सपोर्ट मिला विधायक का, जेजेपी का भी मिला, और भी जो निर्दलीय थे विधायक उनका भी मिला। लेकिन जब आप बैटिंग करने पे आते हो, फ्रंट फुट जैसे ही अपना बाहर निकालते हो, तो यहाँ सेंटर में तो नज़र आता है कि भाई केंद्र की सरकार है राज्यसभा में, और जब हरियाणा की बात आती है तो सीएम साहब नज़र आते हैं। तो ये बैटिंग और जो फ्रंट फुट है आपका बीजेपी की तरफ ज़्यादा क्यों है? क्योंकि आप तो इंडिपेंडेंट हो। जी, मैं सही बात है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, और मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी फ्रंट फुट की बैटिंग बीजेपी के लिए है। मेरी बैटिंग अगर है फ्रंट फुट पे तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए और प्रदेश में श्री मनोहर लाल जी के लिए है। क्योंकि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई इस देश में परिवर्तन ला रहा है और बदलाव ला रहा है, एक नई सोच की राजनीति लेके आ रहा है, देश की व्यवस्था को बदलने का काम कर रहा है, परिवर्तित करने का काम कर रहा है, लोगों की चिंता कर रहा है, तो मैं उनकी प्रशंसा क्यों ना करूं?
ये बात तो मतलब कि क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हैं या आप ऑपोजिशन में हैं तो आपको निंदना ही, क्रिटिसिज्म ही करना है, ये तो सोच मैं लेकर नहीं राजनीति में आया हूँ। अगर अच्छा काम किया जा रहा है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, क्यों ना हो। प्रधानमंत्री देश को एक नए आयाम पे लेके जा रहे हैं तो उनकी प्रशंसा क्यों नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ, क्यों नहीं होनी चाहिए प्रशंसा। इसका जो मायने हैं कहीं 2024 के तो नहीं है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं होता है कि भाई जिस जिस जगह आप जाओगे, जो विरोधी दल के हों या सत्ता पक्ष के हों, लगेगा भाई कार्तिक जी तो आगे निकल गए हैं। अब ये जो सोच है, आपने कहा कि भाई मैं बैटिंग करता हूँ पीएम साहब के लिए, सीएम साहब के लिए, समझ में आता है। 2024 के लिए क्या समझा जाए इसे? 2024 में प्रचंड बहुमत आएगा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर, और वो फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, और इसमें कोई संशय नहीं है। और क्योंकि उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में जो जिस तरीके की एक इबारत बिल्ड की है भारत के लिए और फाउंडेशन बनाई है, मुझे नहीं लगता है कि कोई और इससे बेटर ऑल्टरनेटिव दे सकता है। और उन्होंने जो कहा है वो किया है, तो मोदी की गारंटी वाकई काम कर रही है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो मोदी की गारंटी वाकई काम कर रही है और कार्तिकेय शर्मा अपनी एक अलग पहचान बनाते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे राज्यसभा की बात करें, पीठासीन अधिकारी बनना और सबसे यंगेस्ट एमपी बनना, और उसके साथ ही 25 से 30 विधानसभा को अब तक जनसंवाद के जरिए टच करना, ये बताता है कि जो अगर पॉलिटिक्स में उतरे हैं तो फुल फ्लैश तरीके से उतरे हैं और 24 घंटे के सीरियस पॉलिटिशियन के तौर पर अपना जो भी रोल उन्हें हरियाणा में और राज्यसभा में मिल रहा है उसको बखूबी निभा रहे हैं। कैमरामैन गौतम के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, दिल्ली।